ओके, सो हम क्या कर रहे थे? कंप्लीट हो गया था, खड़का दिया सारा। ओके, स्टार्ट करें कि नेक्स्ट चीज़ पर हम जल्दी से? आप लोगों के पास स्कीम तो मौजूद होगी आपकी। उसमें एक चैप्टर रेस्पिरेशन लिखा हुआ है। क्या आप लोग रेस्पिरेशन के मुझे टॉपिक्स लिखवा सकते हैं? उसमें क्या क्या गेम गिवन? स्टार्ट है। मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा क्या बताया? गैसियस एक्सचेंज, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, और आइए सबसे पहले पे चलते हैं मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या चीज़ है? ये है हमारे पास हमारा खूबसूरत सा ट्रैकिया। और ट्रैकिया आपको पता है कि इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजेस से मिलके बनता है। और इस इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजेस के साथ साथ इसमें म्यूकस और सिलियरी ब्रश बॉर्डर होता है। ट्रैकिया जो होता है वो आगे जाके, अगर आप गौर करें तो ट्रैकिया आगे जाके यहाँ पे एक लेवल आता है जिसको हम कहते हैं कैरेना। क्या कहते हैं? ये रहा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कैरेना। और कैरेना से यहाँ पे डिवीज़न आ जाती है। ये जगह कहलाती है, फॉर एग्जांपल अगर ये राइट साइड है तो मैं इसको कह देता हूँ ये है राइट ब्रोंकस, और ये वाली जो जगह, ये डिवीज़न जो आ जाती है इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लेफ्ट ब्रोंकस।
और ये हमारे पास है हमारा राइट लंग, एंड दिस इज आवर लेफ्ट लंग। क्या आप मुझे अब तक कोई मसला तो नहीं है डायग्राम में? ये बता सकते हैं लैरिंग्स कहाँ पर है? ट्रैकिया से ऊपर बिल्कुल। लैरिंग्स हमारे पास बिल्कुल एकदम टॉप पे ऊपर नहीं होता, मगर ऐसे ये वाला जो एरिया फॉर एग्जांपल ये लैरिंग्स का एरिया होता है, जहाँ पे बीच में वोकल कॉर्ड्स मिलती हैं। और वही वोकल कॉर्ड्स आगे जाके कहाँ पे मिलती हैं, मतलब यानी लैरिंग्स के बाद जो आपको एरिया नज़र आता है वो ये है, इसी को आप क्या कहते हैं? कैरेना कहते हैं। कैरेना डिवीजन है ब्रोंकस की। राइट लंग में राइट ब्रोंकस मिलेगा, लेफ्ट ब्रोंकस में आपको लेफ्ट ब्रोंकस मिलेगा। राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी segments? 3 segments, 1, 2 and 3, upper, middle or lower, whereas the left lung is divided into 2, upper and lower zone. Each bronchus is further divided into some bronchioles. हर एक ब्रोंकस किस में डिवाइड होता है? एक अलग डिवीजन में डिवाइड होता है, उसको आप क्या नाम देते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के बाद इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल sac like structures called alveoli. तो आपसे कोई एक और भी ये सवाल पूछ सकता है कोई कि अपर रीजन ऑफ द लंग के ऊपर कौन से चेम्बर्स हैं? वो ब्रोंकस और ब्रोंकियोल हैं। बेस ऑफ द लंग के ऊपर, लंग्स की बेसिस पे नीचे की तरफ कौन से चेम्बर्स हैं? एल्वुलाई, एल्वुलस हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पे एक्सचेंज यूनिट ऑफ गैसेस या फिर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड या ब्लड में से गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल होता है। लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन अ रिब केज, ये आप जानते हैं, एंड दे आर सराउंडेड बाय अ लेयर और अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? प्लूरल मेम्ब्रेन। रिब्स कितनी होती हैं? और लास्ट 2 रिब्स के बारे में पता है ना? फ्री रिब्स भी बोलते हैं और इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, और कोई पीछे से फॉल्स बोल रहा है वो भी बोल सकते हैं। फ्री रिब्स क्यों बोलते हैं इनको, लास्ट 2 रिब्स को?
बिकॉज ये स्टर्नल बॉर्डर पे, स्टर्नम पे अटैच नहीं होती, ये बैक यानी वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर साथ या और अपर रिब के बॉर्डर के साथ अटैच हुई होती है, ठीक है। रिब्स कौन सी टाइप ऑफ बोन्स हैं? सही जवाब क्या, जोर से बोलें। क्लासिफाइड एज फ्लैट बोन। लंग्स जिस कैविटी में पाए जाते हैं उसे आप एरिया को थोरैक्स बोलते हैं, कैविटी को थोरैसिक स्पेस या थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। लंग्स एंड प्लूरा, जो कि मेम्ब्रेन का नाम है, हैव स्पेस कॉल्ड, उसी नाम से नाम है, प्लूरल स्पेस, विच इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड, इसी के नाम से नाम है, प्लूरल फ्लूइड। जैसे पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर इनहेल हो जाए, लंग्स में पहुंच जाए, तो पूछते ये हैं कौन सी साइडेड लंग्स में ज़्यादा पहुंचने के चांसेस हैं? राइट साइडेड। मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि वो फॉरेन पार्टिकल, कोई सुई, कोई धागा, कोई नीडल, कोई पेन या कोई चीज़, कोई छर्रा, वटेवर, कोई बीक, अगर वो लंग्स के लेवल तक पहुंच गई है तो कौन से लंग्स में सबसे ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं? राइट साइड, ठीक है। क्योंकि राइट लंग इज मोर हॉरिजॉन्टल देन द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग वर्टिकल होता है, राइट हॉरिजॉन्टल होता है। तो जब भी कोई चीज़ अगर इनहेल होती है तो वो राइट में आके अटक जाती है, पड़ी रह जाती है, क्योंकि राइट का लंग ऐसा है, थोड़ा यूं है, और लेफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट है। जब भी कोई चीज़ आती है तो वो पहले राइट साइड के ऊपर आके अटक जाती है, तो राइट लंग में मिलते मिलते फिर वो नीचे आ जाती है राइट तक। बताओ उसका जवाब दो। द केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स अ लंग कोलैप्स इज कॉल्ड, पहले भी बताया जी। सर्फेक्टेंट, क्या कहते हैं इसको? यही वो रीज़न होता है कि जब भी कभी न्यू बॉर्न प्रीमेच्योर बेबीज जब पैदा होते हैं तो सांस की नाली की बहाली के बग़ैर कुछ अरसे में, थोड़े दिनों बाद या उसी वक्त मरने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। वजह क्योंकि उनके लंग्स की वॉल के अंदर सर्फेक्टेंट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता, क्योंकि दे वर बॉर्न टू अर्ली। 28वें हफ्ते के आसपास, 28वें वीक के आसपास अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा हो जाता है उसे आप क्या बोलते हैं? प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं। एनी वन हु इज़ टेकिंग अ बर्थ बिफोर 34-33 वीक, वो प्री मेच्योर में ही आता है। उसके लंग्स अगर उस वक्त तक सर्फेक्टेंट डेवलप नहीं कर पाएंगे, उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है।
आगे चले भाई। ठीक है।
सेम प्राइस? क्या कौन सी सेम प्राइस क्या? अच्छा भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर लिखें तो हमारे पास नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं जहाँ से हवा दाखिल होना शुरू होती है। आपने वो सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स याद करने हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जहाँ जहाँ से जो एयर का पैसेज है और उसकी अगर कोई इम्पोर्टेंस है तो वो पता हो। जब यहाँ पे नॉस्ट्रल्स के बारे में बात होती है तो यहाँ नॉस्ट्रल्स भी सबसे पहले कौन से नॉस्ट्रल्स आते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जिनका दूसरा नाम आप नेरीज भी बोल सकते हैं। यहाँ से हवा दाखिल होती है, फिर उसके बाद आती है नेज़ल सेप्टम पे। नेज़ल सेप्टम, मुझे उस डिजीज़ का नाम बताइए जिसमें नेज़ल सेप्टम से जो रिलेटेड हो। नेज़ल सेप्टम समझिए आप जगह, ये वाली ना सेप्टम। DNS, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। कुछ लोगों की टेढ़ी होती है ना नाक की हड्डी, जिसकी वजह से नाक में ब्लॉकेज रहती है, कंजेशन रहता है, साइनस हो जाता है, फ्लू रहता हो, पॉलिप हो जाता है, ब्लॉकेज रहती है। नेज़ल सेप्टम से रिलेटेड ये डिजीज़ है जिसमें DNS, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहता है, जिसकी सर्जरी करा के इजीली ट्रीट करा लिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं सर्जरी को? राइनोप्लास्टी, सुना तो हो शायद। राइनोप्लास्टी कॉमनली फेमसली कॉल्ड एज नोज जॉब, दैट्स कॉल्ड अ नोज जॉब। नाक खूबसूरत करवा लेना, तो नाक खूबसूरत करवाने के लिए नोज जॉब करा लेना। डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम से फिर हम जाते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स की तरफ। लेकिन नेज़ल सेप्टम के अंदर क्या क्या था? नेज़ल सेप्टम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिली। आपको मिले बहुत सारे बाल, सीवियर लाइक स्ट्रक्चर, और वो बहुत सारी काम की चीज़ें, म्यूकस, थिक सेक्रेशंस, जिनको कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं खुराक के तौर पे, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे, कि शायद वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए और कहीं जाके बेच कर आएँ, वो जमा करके रखते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे मिले। और कुछ लोग मस्त पलंग होते हैं, वो जहाँ वो थोड़ा सा हुआ नहीं पाता, नाक के अंदर उंगली डाल के निकाल के बैठ जाते हैं, किसी के सामने ही बैठा, वो बोलते हैं हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं, दूसरों को बांटते फिरते हैं। इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद फिर हम आ जाते हैं कहाँ पे? फेरिंग्स। और फेरिंग्स पे भी आपने पार्ट पढ़े थे, कौन सा पहला पार्ट आएगा? नेज़ोफेरिंग्स आएगा। बस पहले आएगा नेज़ोफेरिंग्स, और नेज़ोफेरिंग्स के बाद फिर आपके पास आएगा ओरोफेरिंग्स, जिसमें से अगर आपसे ही पूछा जाए कि फेरिंग्स कौन सा पार्ट है, इसकी क्या डेफिनेशन बनती है? फेरिंग्स एक खुद मस्कुलर स्ट्रक्चर है, which helps in swallowing of food as well as air passage way। तो फेरिंग्स एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि खाने पीने को निगलने में भी मदद कर रहा होता है, मतलब इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज अ पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी पैसेज। तो वहीं से खाना भी पास होता है, इंगल्फमेंट में भी मदद करेगा, वहीं से हवा भी पास होती है। तो फेरिंग्स से रिलेटेड कोई डिजीज़ का नाम बताएं। तो बड़ा कॉमन हो जाता है आप लोग को। फेरेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ
The pharynx of mostly the oropharynx. Commonly called as, इसमें क्या मिलता है आपको? सोर थ्रोट, गले का दुखना, खराब हो जाना। अच्छा, नॉस्ट्रल में और भी कुछ छोटी मोटी डिजीज़ होती हैं, वो यहीं लिख दूँ मैं? नोज़ के अंदर नॉस्ट्रल में जैसे डेविएटेड नेजल सेप्टम बताया, इसी तरह एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं नेज़ल पॉलिप। है, अगर वायरल है तो हम कुछ नहीं देते, अगर बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस है तो उसका एंटीबायोटिक का यूज़ करें। नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं? स्मॉल आउट ग्रोथ्स होती हैं म्यूकोजा लेयर की, जो कि नोज़ के सेप्टम के अंदर कहीं ना कहीं वो आउट ग्रोथ करके वहाँ पे जगह बना लेते हैं। पॉलिप अगर आप छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा के देखूँ तो ये इस तरह का दिखता है। पॉलिप एक आउट ग्रोथ होती है। इसी तरह नेजल सेप्टम में आपके पास और कोई डिजीज़ नहीं। आपने पॉलिप का वर्ड और कहाँ सुना? दो और जगह सुना हुआ, दो और अलग अलग जगहों पे। फाइलम, निडेरिया में, बिल्कुल सही। पॉलिप और मेडुसा दो अलग अलग फॉर्म्स पड़ी थी। एक और जगह कहीं पड़ा? सेकेंड ईयर चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन का टॉपिक फीमेल डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सब हेडिंग एंडोमेट्रियोसिस, इसके अंदर लाइन में कहीं लिखा हुआ है सर्वाइकल पॉलिप और स्टेनोसिस, वहाँ पे भी ये वर्ड यूज हुआ। सर्वाइकल पॉलिप मतलब सर्विक्स। अच्छा भाई, इधर आ जाएं। ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है कौन सा इलाका? फेरिंजोफेरिंक्स भी कह सकते हैं हम, डायरेक्ट वो अलग कर रहे हैं पार्ट। एपिग्लॉटिस पे हम आ गए। एपिग्लॉटिस बेसिकली वो कवरिंग है विच कवर्स द ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस। ये वो जगह है जो कि प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे एयर पैसेज वे को, और ये सिर्फ जब भी ओपन और क्लोज होता है एपिग्लॉटिस, ये फ्लैप, whenever we are about to produce some sound। एपिग्लॉटिस के बिल्कुल नीचे क्या मौजूद होगा? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के अंदर क्या मौजूद होगा? ग्लॉटिस से नीचे। और लैरिंग्स में क्या मौजूद होंगी? यहाँ पे जब भी सवाल आता है तो फौरन सवाल पूछते हैं, बर्ड्स का साउंड बॉक्स क्या कहलाता है? ह्यूमन बीइंग का साउंड बॉक्स तो पता लग गया ना। बर्ड्स का साउंड बॉक्स क्या कहलाता है? ह्यूमन बीइंग का कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? बर्ड्स कहाँ से साउंड प्रोड्यूस करते हैं? बता भी दो भाई, क्या हो गया ऐसे? सैरिंक्स, SYRINX। बर्ड्स का साउंड बॉक्स पे पूछे तो आपने सैरिंक्स जवाब दिया। लैरिंग्स के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है? ट्रैकिया, जिसमें आप शुरू में डिटेल में पढ़ चुके थे। यहाँ पे ट्रेकियल रिंग्स होते हैं।
इसके बाद आगे जाके क्या आता है भाई, ब्रोंकस। ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड होता है किसमें, ये सारी सब स्मॉलर सब डिवीजन है। और ब्रोंकियोस डिवाइड होता है किसमें, एल्विलाई। लंग्स का ही मिला हुआ पार्ट है ये, तो अलग थोड़ी है। लंग्स ही आगे जाके, जो मैंने ऊपर में डायग्राम बनाई थी वो देखो ना, मतलब ये ट्रैकिया ही है जो कि आगे जाके डिवाइड हो जाता है इधर राइट लंग में और लेफ्ट लंग में। किस पॉइंट से, कैरेना से। कैरेना के बाद कौन से पॉइंट है, ब्रोंकस के, ये आगे लंग शुरू हो गया सारा, मिला हुआ होता है, जुड़ा हुआ पार्ट है। ब्रोंकियोल से रिलेटेड डिजीज का नाम बताएं। सही है। और एज्मा, एल्विलाई से रिलेटेड डिजीज का नाम बताएं। जी, एम्फाइसीमा। और ओवरऑल लंग की डिजीज के अंदर वैसे ये ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि अपर रीजन में भी मिलता है बाजू का दिया, नमोनिया।
रही कॉपी कर लिया सब कॉपी? What is I-A ratio? तुम लोग क्या आज एक ही क्लास होती है? दूसरी कौन सी? तो तुम लोग अब खाते भी तो नहीं हो कुछ? ला दे। अब बाद में खाते हो, पहले नहीं खाते? जब मैं चला जाऊंगा तो खाना शुरू करोगे? हाँ, संडे को यार, संडे को ज़रा तबीयत खराब हो गई है। संडे को क्या मंगवाया था तुमने? तो आसान का टेस्ट कब है? 4 और 5? 4 को BSN में कौन दे रहा है? कोई भी नहीं है। अभी लिखना है क्या? सही बताओ, कहाँ लिखूं? 4 को क्या कर दूं? सही है। सवाल पूछा था आप लोगों से, I-E रेशो क्या है? यही होता है, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेशो। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ I-E रेशो? इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? क्या नॉर्मल वैल्यू है? 1:2। मतलब अगर इंस्पिरेशन इज ऑफ 1 सेकेंड, दैट मीन्स एक्सपिरेशन इज ऑफ अराउंड 2 सेकेंड। ठीक है, मतलब ये महाव्रतन आपको प्रोपोर्शन सेट कर दिया गया है। इसका मतलब कौन सा लॉन्गर ड्यूरेशन है, कौन सा शॉर्टर ड्यूरेशन का है? इंस्पिरेशन इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड एक्सपिरेशन इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन कंपैरेटिवली। नहीं समझ आया? क्या शक्लें बना रहे हो? उल्टा? अब क्या उल्टा लिख दिया? कहाँ? आया सॉरी।
वही बच्चे सुन रहे थे हैं। I-E ratio 1 second for inspiration, 2 seconds for expiration. तो शॉर्टर जो हुआ वो इंस्पिरेटरी फेज है एंड एक्सपिरेटरी फेज इज लॉन्गर कंपैरेटिवली। एक्टिव प्रोसेस कौन सा है इनमें से? पैसिव कौन सा है? इंटरकोस्टल मसल्स भी दो तरह के होते हैं, इंटरनल और। तो हमारे पास जो इंस्पिरेशन के अंदर है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तब जाके रिबकेज का मूव होता है अपवर्ड, रिबकेज अपवर्ड मूव होता है और डायफ्राम का मूव होता है और शेप कैसा हो जाता है इसका। इसी तरह एक्सपिरेशन पे बात करें तो पैसिव प्रोसेस है, प्रोलॉन्ग है, मतलब लिटिल लॉन्गर देन इंस्पिरेटरी फेज। फिर साथ में बताया जाता है कि इसका जो इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल है वो क्या हो रहा है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। साथ में बताया जाता है कि जो इसमें रिब केज है वो क्या मूव हो रहा है, डाउनवर्ड अपवर्ड, ऑफ डायफ्राम ऑफ शेप कैसा हो जाएगा। व्हाट इज डायफ्राम? या आपने बता दिया, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स द थॉरैक्स फ्रॉम द एब्डोमेन। क्या बोल रहे हैं? इसके अलावा कुछ बताना चाहोगे? डायफ्राम याद रखिएगा is also one of the, कौन सा मसल है भाई ये? रिस्पिरेटरी मसल है जी। डायफ्राम इज अ रिस्पिरेटरी मसल। अगर ये डैमेज हो जाए आपको सांस लेने में बहुत मसला हो जाएगा। यू कैन हार्डली टेक ब्रेथ्स। इसकी पैरालिसिस हो जाए, ये डैमेज हो जाए या इसमें कोई भी मसला हो। तो डायफ्राम की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा सिर्फ सेपरेशन नहीं है थॉरैक्स और एब्डोमेन से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की रिस्पिरेशन में है। इट इज़ वन ऑफ द रिस्पिरेटरी मसल्स और रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, कॉपी कर लिया? कौन सी ऐसी डिजीज है, कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें अगर रिस्पिरेटरी मसल्स में वो हो जाए तो सिर्फ मौत होती है, लेकिन बॉडी में अगर वो कहीं और हो वो डिजीज तो मौत नहीं होती। Which one of the following is a disease which may lead to death only if it occurs in the respiratory system and nowhere else? बोल भी रही हो फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, अब बताओ क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का? सही तो बोल रही हो, अभी बोला तो बोलो ना। अच्छा भला आते आते गाड़ी मार दी इसने कुएं के अंदर। अल्लाह अल्लाह, टेटनस का नहीं बोला था तुमने? टेटनस ही बोल दिया शुरू से तो टेटनी
या आपकी बुकिश लाइन सुनाइए मैंने आपको, बुक की वर्डिंग है। टेटनी में कैन नेवर लीड टू डेथ, ओनली इट मे लीड टू डेथ इफ इट अकर्स इन रेस्पिरेटरी मसल। अगर रेस्पिरेटरी मसल में होगा तो मौत वाक़ई होती है, अगर ये टेटनी बॉडी में किसी और मसल में होगा तो उससे मौत वाक़ई नहीं होती है। टेटनी होता क्या है? चाय पी लिया मैंने, दिमाग चल गया आज, बाहर की चाय, तभी मैंने सॉरी आपको दी। आज पठान की दूध पत्ती चाय भी कड़क। जी भाई, व्हाट इज टेटनी इटसेल्फ? होता क्या है टेटनी? जो अभी आपने जवाब दे दिया टेटनी, सवाल का जवाब समझ में आ गया सबको? सवाल समझ में आया था, जवाब समझ में आ गया? अब मुझे बताएं टेटनी क्या होता है? टेटनी इज abnormal involuntary contractions found in a muscle, ठीक है, which may looks like seizures or tremors, which can be due to the electrolyte imbalances, whether it could be due to hypocalcemia, hypokalemia, hypomagnesemia, याद आ रहा है? यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, जिसमें कैल्शियम भी शामिल है, कैल्शियम की कमी से भी होता है तो हाइपोकैल्सीमिया, पोटेशियम की कमी से हो तो हाइपोकैलीमिया, मैग्नीशियम की कमी से हो तो हाइपोमैग्नीसीमिया। ओके, एनीवेज आगे आ जाओ। आप में से जितने लोग सिगरेट पीते हैं ये उनके लिए टॉपिक है, छोड़ दें। जितने भी बच्चे और लड़कियां लड़के जो भी यहाँ पे सिगरेट छुट्टेबाज हैं, ये इनके लिए। जो आप सिगरेट पीते हैं शौक से, क्या लग रही है बेटा? वीड हो गई है, बीड़ी हो गई है। अच्छा, बीड़ी नहीं पसंद आई को थोड़ा सा सही बेटा, अभी अच्छी। तो भाई ये जो है, ये बनाने का मकसद कोई मजाक नहीं है, ये सवाल आता है कि आपकी सिगरेट के अंदर जो स्मोक है, वो स्मोक बेसिकली दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्ट्रेट लाइन, और एक होता है साइड लाइन। सिगरेट स्मोक्स के अंदर वी हैव टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द स्मोक प्रोडक्शंस, एक स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन या फिर साइड स्ट्रीम लाइन्स, मतलब वी हैव टू डिफरेंट स्ट्रीम्स। खासकर अगर स्मोकिंग की हम सिगरेट्स की बात करें तो सिगरेट्स के अंदर व्हाट डू वी हैव टोबैको, एंड व्हाट एल्स वी हैव? टोबैको के अंदर क्या चीज़ है? निकोटीन। ये सही लिखी है, इस पर नहीं गलत लिखी है? ठीक आई है, नहीं है ना? निकोटीन कम हो गया है मेरा खुद से। निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारे क्या कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मतलब आपको पता है ना? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो निकोटीन का आपको रोल पढ़ना है सिर्फ ज़्यादातर, बाकी तो आपको पता है ये सब के सब भी कार्सिनोजेंस हैं और बहुत सी डिजीजेस कॉज करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
इन सब की चीज़ों की वजह से लंग डिसऑर्डर्स होंगे, और उन लंग डिजीज़ में से टॉप ऑफ द लाइन जो आ सकता है वो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, लंग कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे, बाद में भी मरना ही है। क्या बोलते, नहीं मरना है इसको, अभी मरना है। व्हाट इज निकोटीन, और निकोटीन का क्या रोल है, निकोटीन का क्या इफेक्ट है बॉडी के ऊपर। निकोटीन बेसिकली क्या करती है, जब बॉडी के अंदर किसी भी फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब किया जाए या इसको इनटेक किया जाए निकोटीन का, तो ब्लड के अंदर ये ब्लड वेजल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाती है, जिसको बोलते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये इसका इफेक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आगे जाके लोगों को क्या हो जाता है, हाइपर टेंशन, क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, ठीक है। तभी छोड़ दिए मैंने, अब जो है ना ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया मेरा। खैर, तो ब्लड वेजल्स जो हैं वो हमारे साथ साथ इसमें और क्या काम करता है, निकोटीन, निकोटीन हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ बाइंड होकर साइनेप्टिक जंक्शंस पे सिक्रीट होता है या रिलीज होता है। ये बात छोटे से अल्फाजों में कह दिए मैंने, समझ आई। निकोटीन बेसिकली जो सुरूर है, वो जो मज़ा है, वो जो कैफियत है, प्लेजर इफ़ेक्ट है और बज़ है, जब बॉडी में जैसे ही एब्जॉर्ब होता है किसी भी फॉर्म के अंदर इनटेक किया जाए, चाहे आप नस्वार लगाएं, चाहे आप उसमें च्युइंगम में खाएं, या आप खा जाएं खुद ही, या आप पी लें, या आप उड़ा दें धुएं की फॉर्म में, इन एनी फॉर्म, वेयर इन एनी फॉर्म इट इज़ टेकन अप, बॉडी में ब्लड में जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ बाइंड होकर साइनेप्टिक जंक्शंस के ऊपर रिलीज होना शुरू होता है, विच प्रोवाइड्स अ वाव इफेक्ट इन द बॉडी। अब यहाँ अगर ये सवाल आता है कि वो वाव इफेक्ट कम हो जाता है जब आप एक तारा के बाद 2 तारा एक साथ लगाते हैं, या 3 तारा एक साथ लगाने लग जाते हैं, या कोई एक सिगरेट के बजाय कोई 2 एक साथ पी रहा होता है, या 3 एक साथ पी रहा होता है, या वो मज़ा नहीं आ रहा यार, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ खुराक चाहिए, किसी को खुराक चाहिए होती है ज़्यादा, तो वो जितने लोग होते हैं ये इस किस्म के बदतमीज़ और घटिया, मतलब जो भी लोग होते हैं, ये जितने भी ऐसे टाइप के लोग हैं, ये इसका मतलब है कि इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स असल में विदाउट निकोटीन के, समझ सुन रहे हैं आप, क्योंकि इनको आदत पड़ गई किसके साथ बाइंड होने की, न्यूरोट्रांसमीटर को क्या चाहिए, तभी जाके साइनेप्टिक जंक्शन पे क्या होंगे, और तभी तो आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम काम करेगा। यहाँ वो लोग सुन पड़े हैं, खुश के सुन पड़े हैं, सुन पट्टी, दिमाग नहीं चल रहा, दिमाग बंद हो रहा है, नसें काम नहीं कर रही, नर्व इम्पल्सेस नहीं आ रही, ब्रेन से सिग्नल नहीं आ रहा, ऐसे बैठे हुए हैं, नर्व इम्पल्सेस साइनेप्स से होते हुए नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, नशा नहीं मिल रहा, निकोटीन नहीं मिल रहा, क्योंकि नाउ दे आर एट द लेवल ऑफ एडिक्शन, एंड व्हेन द बॉडी डिसाइड्स इट इज अ लेवल ऑफ एडिक्शन, व्हेन your neurotransmitter is not able to be released in the synaptic junctions without getting binding to nicotine, unless they will start uptake the nicotine, the neurotransmitters will hyperactivate, will get bind to the nicotine and then will release, तो उनको मज़ा आता है, हाँ यार अब मैं काम कर सकता हूँ, आंखें खुल गई हैं मेरी ना, अब मैं now I am able to work, this is a level of addiction। कुछ बातें समझ में आई कि वो कब चीज़, ये बेसिकली निकोटीन क्या है, निकोटीन इज़ अ स्टिमुलस, अ स्टिमुलेंट, ये बोलना चाहिए, अ नर्वस स्टिमुलेंट, ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, किस तरीके से, इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड करके साइनेप्टिक जंक्शन में रिलीज होना।
डिपेंडेंसी कब डेवलप होगी? कि जब बॉडी का न्यूरोट्रांसमीटर आप बार बार इंटेक करते हो। कहानी की शुरुआत खासकर सिगरेट की या इन सब चीज़ों की बुराई से नहीं, बल्कि शो मारने के लिहाज से होती है। बुराई नहीं होती, वो बस ऐसे ही चेक करने को होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, कैसे लगते हैं, कैसा होगा यार, धुआं उड़ा के कैसा लगता है, हमें भी चेक करना, क्यूरियोसिटी होती है। तो उड़ाते उड़ाते, तस्वीरें बनाते बनाते, अपनी शीशे के सामने खड़े हो के धुएं मारते मारते एक टाइम ऐसा आ जाता है बॉडी में, आपने इतनी बार जब निकोटीन इंटेक किया तो बॉडी को अब ये आदत पड़ गई है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही जब होगा जब निकोटीन उसे मिल दिया जाए। तो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग उस पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाती है, वो फिर लेवल ऑफ एडिक्शन शुरू होता है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग जो जो भी छुप छुप के खुलेआम सिगरेट पीते हैं वो ना पिएं, ठीक है? ये हानिकारक है और ये आपको नुकसान पहुंचा जाएगा। ये एक बुराई है, इसे जड़ से ख़त्म करना चाहिए। और इसे हम ख़त्म कर देंगे। अभी कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है? बायो की। बायो तो अभी शुरू होगी बाद में। किसने कहा? नहीं, वो तो 7 बजे शुरू होगी, 7 से 8:30, 7 से 8:30 है। 10 मिनट बाद आना ना, तो क्या होगी? अभी पढ़ना है क्या? बायो पढ़ना है क्या पढ़ना है? दोनों पढ़ोगी? अभी तो फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स भी पढ़ोगी? क्या टाइम था क्लास का? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बायो ख़त्म कर चुके हैं, 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ा दिया हमने ना, ये सब पढ़ दिया। कोई बात नहीं। मैंने कहा पता नहीं शायद परेशान ज़्यादा हो रहा, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है बेटा? तो ये सब आप ले लीजिए। तो हम बात कर रहे थे अभी नशा और चीज़ों के इस्तेमाल करने की, तो इसलिए हमें शक हुआ थोड़ा सा, हमने कहा थोड़ा यहीं क्लैरिफिकेशन कर लें कि टाइम क्या है, पता है कि नहीं पता है। नेक्स्ट क्लास में इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो इसके ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का टॉपिक एक आखिरी रह गया है, और कुछ डिसऑर्डर्स, डिजीज़ेस भी पढ़नी है, याद रखिएगा। लंग डिजीज़ेस जिसमें एम्फाइसीमा वगैरह, और टाइडल वॉल्यूम भी है। क्या टाइडल वॉल्यूम तो अभी बता देता हूँ, टाइम है हमारे पास। आ जाओ। व्हाट इज स्पायरोमेट्री? ये सवाल आता है, एमसीक्यू आता है इस पर। इट इज़ अ लैब इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इट इज़ काइंड ऑफ अ टेस्ट टू रूल आउट the values of lung capacities which may be associated to the lung disorders, which could be restrictive lung disorders or which could be obstructive lung disorders. स्पायरोमेट्री एक टेस्ट का नाम है, एक लैब इन्वेस्टिगेशन है सिंपल, जिसमें आप अपने फेफड़ों की गुंजाइश के बारे में पता रखते हैं, जिसको आप लंग कैपेसिटीज़ बोलते हैं, जो अलग अलग हैं। वो नॉर्मल वैल्यूज़ में अगर फिट बैठती हैं तो इसका मतलब यू हैव योर हेल्दी लंग्स, बट अगर वो नॉर्मल वैल्यू में ना बैठें तो इसका मतलब है कि ये इंडिकेट करता है कि आपको कोई ना कोई लंग डिसऑर्डर या डिजीज़ होने वाला खर्चा मौजूद है, जो कि कौन कौन सी हो सकती है? मोस्ट कॉमनली मेजर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ या फिर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती है।
बेटा आप एमडी कैट क्यों ई कैट क्यों? एमडी कैट, एमडी कैट में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको? फर्स्ट डे, फर्स्ट डे आपका सेकंड, तो बायो की तो क्लास आपने सारी निकाल दी, लेट हो गई आप। अच्छा भाई, लंग वॉल्यूम्स के अंदर देख लीजिए, लंग वॉल्यूम्स कौन कौन से यहाँ पे हैं। पहला लिखा हुआ वाइटल कैपेसिटी, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन योर लंग इज अप्रॉक्सीमेटली 4.5 to 6 लीटर। ये एक एवरेज वैल्यू होती है, किताब में आपके मैक्सिमम लिमिट 6 लीटर तक लिखी हुई। इस रूम में जितने लोग बैठे हैं ज़रूरी नहीं उनके हर फेफड़ों के अंदर 6 लीटर तक की हवा की गुंजाइश हो, डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस एरिया, साइज एंड द बॉडी वेट, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू इसमें अप्रॉक्सीमेट यूज होती हैं। ठीक है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी प्रेजेंट? अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 लीटर्स। 4 to 5 लीटर्स मेल फीमेल में। अगैन जिस तरह यहाँ पे भी फ़र्क है वहाँ पे भी फ़र्क हो सकता है। टाइडल वॉल्यूम कहते हैं जो इस वक्त आप नॉर्मल बैठे हैं, नॉर्मल जो ब्रेथ्स आप इनहेल और एक्सहेल आउट कर रहे हैं वो कितनी हवा 450 to 500 ml तक मैं कह सकता हूँ ब्रेथ के अंदर होती हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पे ऑप्शन पे। यूनिट अगर वो चेंज करके कंफ्यूज करें तो आपको खुद आने चाहिए यूनिट्स। लीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ml में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्यूबिक मीटर्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, माइक्रो ml में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आता होगा ना? नहीं आता? So sad. Force inspiratory volume, it is a volume of air which is forcefully inspired, which can be approximately 400 ml to 2000 ml, मतलब कि 1.4 लीटर to 2 लीटर्स के दरमियान में कहीं पे भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज 1800 भी कह सकते हैं हम इसे। फोर्सफुल एक्सपिरेटरी रिजर्व, एक ऐसा वॉल्यूम जो कि आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, मतलब मैक्सिमम आप एक्सपिरेशन जितनी एक्सेल आउट कर सकते हैं वो वॉल्यूम ऑफ एयर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 ml तक की हवा हो सकती है, मतलब 2 लीटर तक। और आखिर में लिखा है रेसिडुअल वॉल्यूम, जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हो, मज़ीद जितनी करना चाहो, मतलब आप खुद से फेफड़ों से हवा निकालने की कोशिश करो,
सारी निकाल भी दोगे तब भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर विल ऑलवेज मस्ट बी प्रेजेंट इन बिटवीन द वॉल ऑफ योर लंग्स which will be around of approximately 450 to 1 liter somewhere in the middle. Approximately 500 ml तक की वो हवा होती है जो कि प्रेजेंट रहती है. क्यों? It prevents the collapse of lungs. It is normally present in each and every lung of a human being. कुछ MCQs? नहीं बस ह्यूमन के अंदर याद रखना हमेशा ये MCQ पुराने आए हुए हैं MD कैट में. नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग पाई जाती है. ह्यूमन के अंदर टाइप ऑफ वेंटिलेशन जो है वो इनकम्प्लीट टाइप कहलाई जाती है. वेंटिलेशन सर्कुलेशन नहीं है. बर्ड्स में अगर पूछें तो बर्ड्स के अंदर कंप्लीट टाइप ऑफ वेंटिलेशन. बर्ड्स के अंदर 2 स्टेप्स में 2 ब्रेथ्स के साथ वेंटिलेशन परफॉर्म होती है. बर्ड्स का जिक्र इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर या पूरी दुनिया में बर्ड्स आर द ओनली एनिमल या ओनली ऑर्गेनिज्म आपको कहना चाहिए हु possess highly developed, well adapted respiratory system, because they don't have only the lungs, they must and they do have air sac, bronchi, parabronchi or air bladders with lungs. Because they need to have the high flights. So they have to store the maximum amount of air in their lungs, or they have to store and retain the maximum amount of oxygen just to complete their entire flight while at the higher altitude. परिंदे वो वाहिद जानवर हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन किस्म का रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है. कभी भी कोई MCQ पूछे सबसे अच्छा वेल डेवलप रिस्पिरेशन किसकी है? बर्ड्स इज द आंसर. क्लास एट्स. क्यों? क्योंकि इनके पास क्या क्या मौजूद है. क्या लिखा हुआ सारा मैंने? एयर सैक है, एयर ब्लैडर है, ब्रोंकाई है, पैराब्रोंकाई है, एयर ब्लैडर है और फिर लंग्स भी. ठीक है. अल्लाह हाफ़िज़. अब सिर्फ क्या रह गया इस चैप्टर का? डिसऑर्डर्स रह गए कुछ और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ठीक है, चैप्टर ने पढ़ी है. आप बेटा ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं तुम लोगों ने आज. ये पढ़ लेना घर जाके सब. तो फ़ायदा वायदा होता है क्लास लेने का. आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड टाइम में आप ओवरव्यू करते हो. आपको पता है अली बात. इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है. नुकसान बहुत बड़ा ये है कि बच्चे ये समझ बैठते हैं कि सिर्फ यही पढ़ लिया ना यार, यही हमारे लिए इतना है कि हम यही एब्जॉर्ब कर लें तो यही आएगा, सर बता रहे हैं तो यही आ जाएगा, और पढ़ते ही नहीं है इस टॉपिक में. अगर ऐसे ही हो रहा होता तो हर दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं, हर दूसरे बच्चे का एडमिशन हो जाता. फ़ायदा इसका ये बहुत बेहतरीन है कि अगर आप घर पे जो आपको आधा दिन या 3 घंटा लग रहा है ना, या तो 4 घंटे की बात समझने की है, वो मैंने आपको इतने समराइज की वर्जन, इतने सुकून की फॉर्म के अंदर आपको यहाँ लिख के सुना दी और बता दिए कि अब आप एक दफ़ा रीड कर लें, सिर्फ 1-2 दफ़ा रीड कर लें. एक दफ़ा भी नहीं कहूँगा, अच्छा चाहिए तो 2 दफ़ा रीड कर लोगे ना, ये तुम आसानी से इसके सारे सवाल जवाब कर लोगे, कॉन्फिडेंट होकर कर लोगे. तो एक चीज़ सुनी, एक बार पढ़ा, कोई नया नहीं लगेगा. कनेक्शंस कनेक्टेड रहेंगे तुम्हारे ना, जो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, तो इसमें इजी हो जाता है ब्रेन को आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में. सिर्फ फुली इस पर डिपेंडेंट ना रहे. मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बायो तो फिर भी कहता हूँ बच्चे इसमें से ही बहुत सा निकाल लेते हैं पेपर, इसमें से ही बहुत सा निकल जाता है.
बात कर रहा हूँ ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन की। आप फिज़िक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायो पढ़ें, अंग्रेज़ी पढ़ें, अपना इनपुट दोगे तो कुछ आउटपुट आएगा, अपना इनपुट नहीं दोगे तो फिर अगले साल के लिए इनपुट जमा करके रखें। सही। ओ मगरिब का टाइम है, अस्तगफुरुल्लाह। चलें भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई। मेरी दुआ है आप सबका अच्छी अच्छी जगह कहीं एडमिशन हो जाए। आमीन आमीन। अब सब जाग गया। आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन इलाही आमीन। लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ आमीन कहने से नहीं है, आपको कुछ खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और देर सवेर कुछ नहीं होती। बाद लोग कहने वाले कह जाते हैं कि यही जाते हैं, एक रात भी बहुत होती है, क्योंकि कभी कभार सही भी। अगर आप उसी रात का इंतज़ार करते हैं